हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। और आज लास्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर रहने वाला है हम लोग का पीवाई की सीरीज़ का। और ये मुझे रोने की आवाज़ क्यों आ रही है भाई? कोई रोएगा नहीं। हम्म? जी। रोना बंद कीजिए भाई, मुझे यहाँ तक आवाज़ आ रही है। जी, गुड मॉर्निंग सभी को। सर की शादी थोड़ी हुई है जो रो रहे। हजरात हजरात। सर बहुत याद आई। अबे कल इसी टाइम मिल जाना, ठीक है? ध्यान से, केमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर होगा, बहुत याद आएगी। हाँ। सर परिमला सुंगली तेलुगु मतलब? अच्छा, तेलुगु को बताओ। तेलुगु को हम किस कंट्री के लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं? दूर जाने की खबर सुनकर ये धड़कनें रुक जाती हैं, अलविदा कहने के वक्त मेरी आंखें भर जाती हैं। खुश हूँ फिर भी ये आंखें नम हैं, न चाहते हुए भी दूर जाने का गम है। ये बात कही है रवि जी ने, और वो भी 200 रुपये भेज के इन्होंने कही है। तो भाई रुपए रुपये भेजने की ज़रूरत नहीं है किसी को, है ना? बाकी रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने मीठे शब्दों के लिए। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? आराम से फिर पढ़ूँगा, इसका मतलब समझूँगा, क्योंकि काफ़ी गहरा मतलब है इसका, ऐसा मुझे लग रहा है। बाबुल की दुनिया। बस बेटा बस। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, हैं? पहला क्वेश्चन करते लो जरा। हाँ, और आज ब्लैक बैकग्राउंड रखा है भाई, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है ना, तो गम में जो है PYQ सीरीज़ के गम में ये आज हम लोगों का रहा है। क्यों चलिए नहीं रहा? ठीक। तो गम में जैसे नहीं वो क्रिकेटर्स प्लेयर्स वगैरह काली पट्टी बांध लेते हैं, तो बस वैसे ही। चलो भाई। सर क्या तिरंगा फहराना हमारा फंडामेंटल राइट है? हैं? राइट कहाँ से हो गया? ड्यूटी पूछते तो चलो ठीक है, मानते भी। लेकिन राइट कहाँ से हो गया भाई? राइट टू फहराई तिरंगा है। भाई मॉक में GS से कंपेयर मत करो आशुतोष, ठीक है? मॉक से क्या लेना देना अपने को तो एक्चुअल एग्ज़ाम से लेना देना है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मॉक में तो भाई कौन ऐसा थोड़ी ना, SSC तो मॉक बना नहीं रहा है, ठीक है? तो ज़्यादा लोड मत लो मॉक्स का। बाकी सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं, GK का मैं बोल सकता हूँ, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ते जाओ। बाकी तो तुम्हें भी पता है, ठीक है, कि अगर तुमसे नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि सब यहीं से पढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं, मतलब इसलिए भी क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें हैं जितना आपके एग्ज़ाम के लिए नीडेड है वो कवर कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन पहचानें। द यूनिट ऑफ G इज़ द, अब कमेंट्स में नहीं, जरा इधर पे ध्यान हो जाए, ठीक है? लेक्चर पे, और कमेंट बाद में, बातें जो करेंगे बाद में, ठीक है? अभी नहीं। बाबुल की दुनिया दुआएं लेते जा। बाबुल और बबूल हो चुके हो तो अभी पढ़ लो यहाँ पे। द यूनिट ऑफ G इज़ द सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, सेम एज दैट ऑफ मास, सेम एज दैट ऑफ फ्रिक्शन। सही आंसर होगा सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। तभी हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू। और जरा कमेंट बताएंगे कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है या फिर पोल्स पे मैक्सिमम होती है? कहाँ पे, इक्वेटर पे या फिर पोल्स पे? तो G यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है Gm/r²। यानी कि अगर हम देखें तो जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी डिस्टेंस, ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमें ये चीज़ पता है कि जो हमारी अर्थ है वो किस शेप की है? वो शेप है उसका स्फीरॉइड, ठीक है, या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? ऑब्लेट स्फीरॉइड।
ऑब्लेट स्फीरॉइड या फिर जॉइड शेप है इसका, जिसमें कि ये चपटी है, यानी कि फ्लैट है पोल्स पे और बल्ज है इक्वेटर पे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है अर्थ का रोटेशनल फोर्स और रोटेशन की वजह से लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे अब क्योंकि सेंटर पे बल्ज्ड है तो ऑब्वियस से बात है इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होगी और पोलर रेडियस कम होगी। तो इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होगी तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगी, पोल्स पे ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किसने दी थी, कब दी थी, एंड ग्रेविटी की वैल्यू मून पे कितनी हो जाती है, ये आप कमेंट में ज़रा बता देंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जिसकी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू किसने दी थी? 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, जिन्होंने हाइड्रोजन गैस के बारे में डिस्कवर किया। तो कमेंट में आप एक चीज़ बताएंगे और दैट इज़ कि एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो मून में जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 हो जाती है, जिसकी वजह से मास 1/6 नहीं होता है, वेट 1/6 होता है, क्योंकि जो वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटी है। ठीक है, मास तो इंडिपेंडेंट है, मास आप कहीं पे भी जाओगे मास आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है उसकी वजह से मास में वो फ़र्क आता है। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश बिल्कुल सही है सभी का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया वर रीस्टोर्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश बाई द ट्रीटी ऑफ डैश साइंड इन द ईयर 1763 बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो कौन सी ट्रीटी हुई थी? 6.22 × 10⁻23 बिल्कुल सही, अनुष्का, विवेक, सबका सही है। वो गैड्रो नंबर 6.23 × 10⁻23। ठीक है, तो ये एक मोल की वैल्यू होती है। तो ब्रिटेन और फ्रांस की अगर बात करें, इनके बीच में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ये जब हम लोगों ने बैटल वाली क्लास करी थी तो उसमें देखा था हमने कि एक तो फर्स्ट सीरीज़ ऑफ कार्नेटिक वॉर हुए थे, फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर, ठीक है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर। जो पहला वाला कार्नेटिक वॉर है वो 1746 से लेके 48 के बीच में होता है एंड इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। एक्सला चैपल की ट्रीटी से ख़त्म होता है। एंड सेकेंडली कि ये आपका जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, उससे ये मतलब उसका लेना देना इंडिया से नहीं था। जो यहाँ पे इंडिया में कार्नेटिक वॉर हुआ था पहला वाला, वो उसका लेना देना ऑस्ट्रिया से था। मैं इसके डीप में नहीं जाऊँगा बिकॉज इसीलिए हम लोगों ने बैटल वाली क्लास अलग से करी थी। 1749 से लेकर 54 के बीच में ये होता है और पौंडीचेरी की ट्रीटी के साथ ये ख़त्म होता है। इसका लेना देना इंडिया से ही था। एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर था ये 7 यानी बैटल ऑफ प्लासी से 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था और बैटल ऑफ बक्सर से 1 साल पहले ख़त्म हो गया था। एंड इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस और इट इज़ लिंक्ड विद दी 7 ईयर वॉर्स। जो 7 ईयर के वॉर स्टार्ट हुए थे कहाँ पे? ये स्टार्ट हुए थे आपके ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ठीक है, इसकी जो डिफरेंट कॉलोनीज़ थी उसको लेके। और थर्ड कार्नेटिक वॉर का ही पार्ट था बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश की अगर बात करें तो इसमें ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था? तो सर आयर कूट। तो हमने इस तरह से पढ़ा था, कूट ने कूट दिया किसको? लल्ली को। इस तरह से हम लोगों ने याद किया था। काउंट द लल्ली जो था वो लीड कर रहा था फ्रेंच फोर्सेस को और आयर कूट ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था। तो जीत किसकी हुई थी? ब्रिटिशर्स की। और यहीं सही जो है फ्रेंच जो एक सब्सिडियरी तौर से बन गए थे ब्रिटिशर्स के। अच्छा, किस बैटल में हराया था पोर्चुगीज़ को ब्रिटिशर्स ने इन द ईयर 1611? बताइए। 1612 इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946 लियाकत अली खान वॉज गिवन द चार्ज ऑफ। तो लियाकत अली खान जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था, तो उसको इंटरिम गवर्नमेंट जो भारत में बनी थी 2 सितंबर 1946 को, तो कौन सा चार्ज इसको दिया गया था? तो इंतरिम गवर्नमेंट क्यों बनाई गई थी? जैसे कि अभी अगर आप देखें तो बांग्लादेश में इंतरिम सरकार बनी है जिसके अभी लीडर कौन बनाया गया है? बताइए कमेंट में। जिनको हम फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं और उनको कब नोबेल पीस प्राइज़ मिला था? तो हुआ क्या था यहाँ पे? तो इसलिए बनाई गई, जैसे बांग्लादेश में भी इंतरिम गवर्नमेंट क्यों बनाई गई? सो दैट एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन हो सके टू अ परमानेंट गवर्नमेंट। अभी इलेक्शन तो हुए नहीं, नए इलेक्शन, तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक सरकार मतलब देश कौन चलाएगा? तो वो जो सरकार चलाएगी उसको इंतरिम सरकार बोलते हैं। उसी तरह जो हमारी संविधान सभा जिसके कि चुनाव जिसके कि इलेक्शन अगस्त में ही हो गए थे, लेकिन हमें पता है उसकी जो पहली मीटिंग तो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को। तो तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वो टोटल टाइम लगा था। तो 26 नवंबर 1949 को वो हुआ था। और पहले जनरल इलेक्शन की अगर बात करें, पहले आम चुनावों की बात करें तो 1951 के टाइम पर ये हुए थे, 1951 के टाइम पर। तो काफ़ी टाइम लग गया। तो इंतरिम सरकार बनाई गई थी सो दैट कि एक
अभी तो ब्रिटिशर्स ही थे 1946 में, तो एक 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 स्मूथ ट्रांजिशन हो सके या फिर स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो सके फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू दी इंडियंस, तो उसके लिए बनाई गई थी। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे नेहरू, ठीक है, और नेहरू हुई इस इंतरिम सरकार के वाइस प्रेसिडेंट थे। नेहरू एक तो वाइस प्रेसिडेंट थे इस इंतरिम गवर्नमेंट के, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे और कॉमनवेल्थ मिनिस्टर थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लियाकत अली खान की बात करें, ये फाइनेंस मिनिस्टर था। डिफेंस मिनिस्टर हमारे बलदेव सिंह थे, जो कि जब हमारे पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उसमें भी बलदेव सिंह पहले डिफेंस मिनिस्टर ही बने थे, और पहले जनरल इलेक्शन के बाद जो गृह मंत्री बने थे, होम मिनिस्टर, वो भी हमारे सरदार पटेल थे, और वो इंतरिम सरकार में सरदार पटेल ही थे। कमेंट। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने थे? पहला जो इलेक्शन हुआ था, षणमुखम चेट्टी बने थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। और पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ये बताएंगे कमेंट में। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट नेहरू थे, तो प्रेसिडेंट कौन था इस इंतरिम सरकार का? प्रेसिडेंट था माउंट बैटन, ठीक है, जो माउंट बैटन था वो। अच्छा, लेबर मिनिस्ट्री कौन होल्ड कर रहा था? तो लेबर मिनिस्ट्री इसमें बाबू जगजीवन राम, ठीक, क्लियर है। और बस इंतरिम गवर्नमेंट ने पहले तो मना कर दिया था मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगी, फिर जिन्ना ने बोला कि नहीं भी हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। और हमें पता है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब ऑब्जर्व किया था, जरा कमेंट में आप बताएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे, कौन सा बैटल हुआ था पोर्चुगीज़ के साथ? तो वो हुआ था बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली हुआ था ये पोर्चुगीज़ के साथ, जिसके थ्रू उन्होंने पोर्चुगीज़ को भी यहाँ से एक तरह से साइड कर दिया था 16, और गोवा तक सिमट के रह गए थे पोर्चुगीज़। गोवा तक, ये गोवा दमन दीव में थोड़ा सा सिमट के रह गए थे, और फ्रेंच वाले पौंडीचेरी वाले रीजन में सिमट के रह गए थे। और मेन उन्होंने फिर अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री 1930 में स्टैब्लिश करी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी दी करेक्ट आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट व्हेन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम? और आपको पता होना चाहिए ओनली फीमेल कौन था, वो जो हमारी बनी थी, क्या बोलते हैं, पहली जो जनरल गवर्नमेंट थी। आपके नोट्स की 8 बुकलेट ऑर्डर की है 800 रुपये में। कहाँ से ऑर्डर कर ली भाई? बुक स्टॉल्स वालों से करी होगी ना सचिन? जो कि बुक स्टॉल वाले आजकल काफ़ी वो बेच रहे हैं, मैंने देखा है हर जगह। कानपुर में भी आई थिंक है, गोरखपुर, लखनऊ, मुखर्जी नगर में तो पूरा ही है आई थिंक हर बुक स्टॉल पे। और उसमें ध्यान रखना, मेरा कोई 0% रोल है। हाँ, ठीक है। हाँ, राजकुमारी अमृत कौर थी। अब इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करें, व्हाट इज़ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री होता है जो आपका स्टॉक होता है, जो भी चीज़ आप बनाते हो। मैं आपको पहले ही बताया था कि जैसे मान लो आपके कपड़े का बिजनेस है आपका, तो आपके जो कपड़े पड़े हुए हैं बैक एंड पे, वो आपका इन्वेंट्री कहलाएगा। अब ध्यान से समझना, इसमें प्लान्ड एक्यूमुलेशन और प्लान्ड डिक्यूमुलेशन क्या होता है। प्लान्ड एक्यूमुलेशन और प्लान्ड डिक्यूमुलेशन, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ अनप्लान्ड, ठीक है, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन एंड डिक्यूमुलेशन। तो देखो, एक्यूमुलेट और डिक्यूमुलेट का मतलब पहले समझो। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इन्वेंट्री इकट्ठा हो रही है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेल नहीं हो पा रही है, आपकी सेल नहीं हो पा रही है, तभी वो एक्यूमुलेट कर रही है, ठीक है। अब अगर आपने इसकी प्लानिंग पहले से कर रखी है, क्या कि भाई आपको पता है कि भाई इस महीने मान लो कि 100 टी शर्ट बिकी हैं, ठीक है, और मेरे इन्वेंट्री में 50 टी शर्ट पहले से पड़ी हुई थी, तो ठीक है, और एकदम से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले महीने, क्योंकि मैं यहाँ पे ये बोल दूँगा कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई और माल को सस्ते में निकालना पड़ रहा है, ब्रांडेड माल ले जाओ आधे दाम पे, तो जो है ज़्यादा बिक जाएंगी टी शर्ट। तो इस बार तुमने क्या किया, इस बार तुमने 150 टी शर्ट प्रोड्यूस कर ली, 100 तो प्रोड्यूस करी ही, 50 इन्वेंट्री में रख ली, यानी कि 100 हो गई अभी इन्वेंट्री में, ठीक है। तुमने और इन्वेंट्री को बढ़ा लिया, तुमने जानबूझ के बढ़ाया, प्लान था वो तुम्हारा पहले से। तो ये इसको प्लान्ड एक्यूमुलेशन बोलते हैं। प्लान्ड डिक्यूमुलेशन का मतलब है कि तुम्हें पता है कि मैं अगले महीने अब इन्वेंट्री में, क्योंकि ये टी शर्ट बिकती नहीं है, तो इसको खाली करना है, तो डिक्यूमुलेशन, यानी कि आपकी इन्वेंट्री वो जा रही है। अनप्लान्ड तब होता है एक्यूमुलेशन डिक्यूमुलेशन जब आपकी सेल ना हो, जैसे आपकी सेल नहीं हो रही है मार्केट में, ठीक है। आपने दो भाइयों वाला भी नुस्खा अपना लिया, लेकिन अब लोग समझ गए कि ये सब जूतियाँ बनाते हैं लोग, क्या कि ये ठीक है। तो प्लान्ड एक्यूमुलेशन में, अनप्लान्ड में क्या है कि आपकी सेल नहीं हो रही है। डिक्यूमुलेशन का मतलब है कि आपके पास इन्वेंट्री बच नहीं रही है, खाली मतलब इन्वेंट्री बच नहीं रही, मतलब सब खाली हुआ जा रहा है, इसका मतलब है कि सेल अच्छी हो रही है आपकी, समझिए इसका मतलब। अच्छा, एक कमेंट में आंसर बताएंगे इन्वेंट्री, एक सेकेंड बताएंगे आप कि जो एक सेकेंड,
जो चेंज इन इन्वेंट्री है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है? चेंज इन जो इन्वेंट्री है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा कि फ्लो कॉन्सेप्ट होगा? तो नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन सेल, सेल का लेना देना इन्वेंट्री से नहीं होता, स्टॉक जो पड़ा होता है ना आपका उससे लेना देना होता है इन्वेंट्री का, आप समझ गए होंगे। चेंज इन इन्वेंट्री आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग हो सकता है कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। अब जैसे मेरे पास 100 टी शर्ट पड़ी इन्वेंट्री में, तो इसके लिए मुझे टाइम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट बहुत ही कायदे से आपको समझा चुका हूँ, नहीं समझे तो आप मैंने पुराने लेक्चर्स मिस किए आपने। तो मेरे पास अगर 100 टी शर्ट की इन्वेंट्री पड़ी है तो टाइम डजेंट मैटर कि कितने टाइम में वो 100 टी शर्ट इकट्ठा हुई हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरी इन्वेंट्री में 50 टी शर्ट का चेंज आया। पहले मेरे पास इन्वेंट्री में तो 50 टी शर्ट थी, अभी 100 हो गई, यानी 50 का चेंज आ गया। तो कितने टाइम में आया है भाई? 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, कितने टाइम में वो ये एक्यूमुलेट हुई इन्वेंट्री? तो चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो कॉन्सेप्ट है, इन्वेंट्री स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट एक पीरियड ऑफ टाइम को स्पेसिफाई करना यहाँ पे ज़रूरी होता है, और स्टॉक कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम को। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइनर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया? तो ध्यान रखना, भारत में टोटल 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब उनमें से जो नहीं होगा वो अपने आप माइनर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हुगली बेल्ट है आपका, ये छोटा नागपुर मिनरल से पटा पड़ा है, आपको पता है, चाहे कोल हो, आयरन हो, इन सब से। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट हो गया आपका, बैंगलोर तमिलनाडु बेल्ट हो गया, ठीक है। कोल्लम, ये कोल्लम तिरुवनंतपुरम में जहाँ पे कैशिव नट वगैरह, ये बैंगलोर वगैरह आपकी ये आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मुंबई पुणे, ये आपका ऑफशोर, आपको पता है यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह। और पेट्रोल को हम किस नाम से जानते हैं? कल का जो पड़ा हुआ था उसमें मैंने डाला था नाश्ता पीडीएफ में, और कल की नाश्ता पीडीएफ में एक सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट था दैट वाज फेयरवेल माय फ्रेंड, और उसमें लिखा हुआ था पंडित रविशंकर। होता क्या है कि जब एक मिस्टेक होता है तो स्टूडेंट को लगता है कि इसमें भी तो मिस्टेक नहीं है, उसमें भी तो मिस्टेक नहीं है, तो फिर सारे सर्च करके देखता है वो, ठीक है। क्योंकि कल वाले में एक था तो जो मैंने करेक्शन आपको करवाया था, क्या था वो, हाँ, वो अरबिक लैंग्वेज में लिखी थी अलबरूनी ने, किताबुल हिंद, ठीक है। तो अब स्टूडेंट को लगा सब में तो नहीं है, तो सबने सर्च कर करके देखा तो फेयरवेल माई फ्रेंड, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर दिखा दिया होगा गूगल पे। तो सर फेयरवेल माई फ्रेंड वो ऑटोबायोग्राफी है रविन्द्रनाथ टैगोर की, लेकिन यहाँ वहाँ पे एल्बम की बात की जा रही है। फेयरवेल माई फ्रेंड एल्बम है पंडित रविशंकर की, और आपसे एल्बम ही पूछेगा वो, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट, ये आपका फेमस है किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए। और गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट। अब ये ज़रा कमेंट बताएंगे कि जो पहली हमारी कॉटन मिल है वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? तो हुगली रीजन तो है यहाँ पे, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइनर। माइनर कौन सा नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि मेजर कौन सा है, तो हुगली विल बी दी मेजर वन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे क्रियावान या फिर क्रियाशील आपका तत्व है? मैग्नीशियम, सोडियम, सिल्वर या फिर गोल्ड? ये स्पनाडारिस्ट सही है, फोर्ट ग्लॉस्टॉक में तो हुआ था, बट बाद में उसको हमने शिफ्ट कर दिया था। लिक्विड गोल्ड बोलते हैं पेट्रोलियम को, सही है, बट बाद में फोर्ट ग्लॉस्टर में तो 1818 में हमने किया था, बाद में उसको शिफ्ट करके बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन बना लिया था 1854 में, ठीक है। और 1855 में हमने बनाई थी पहली जूट मिल रिसरा वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम था एक्लैंड मिल। ना मोस्ट रिएक्टिव, तो यहाँ पे अब रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए, और कल इसी समय केमिस्ट्री पूरी हम लोग समेट रहे होंगे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल, तो ये है पूरी रिएक्टिविटी, ऊपर से नीचे घटता हुआ क्रम है रिएक्टिविटी का। याद कैसे रखेंगे? कैटरीना ने, यहाँ पे कार लिख लो, यहाँ पे कैल्शियम ये होगा, कैटरीना ने कार लिखा हुआ है। अरे यार ये मच्छर, इसको ऐसी तैसी इसकी उतनी देर से हो गया, दिमाग खराब किए पड़ा है। समझ रहे हैं क्यों फालतू में? आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी दुखी हो जाएंगे, नहीं तो इनको, चलो खैर। कैटरीना ने, ठीक है, यहाँ से बेरियम हटा देंगे, तो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है। ऑल्टो जेन फरारी किससे मांगी? सैलमन भाई से, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या से? कॉपर, मिली से मरकरी, सिल्वर ऑडी, ए यू गोल्ड, ठीक है, सिल्वर ऑडी। तो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी किससे? सलमान भाई से, ठीक है। चीज़ें मांगती हैं सलमान भाई से, और ठीक है। तो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी सलमान भाई से, फिर भी क्या मिली? सिल्वर ऑडी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं,
रिएक्टिविटी कम होती जाती है। इनकी खासियत ये होती है सोडियम पोटेशियम की कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप इनको कोल्ड वाटर, ठीक है, का एक्सपोजर दे दोगे तो ये बहुत ही एक्जोथर्मिक, हाईली एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है जिस रिएक्शन में, ऊष्मा शोषी इसको अभिक्रिया बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। और साथ ही साथ इसीलिए इनको सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रखते हैं, तो कोल्ड वाटर से बहुत भयंकर रिएक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, हॉट वाटर से। जो नीचे वाले होते हैं इनको स्टीम की नीड होती है, ठीक है, स्टीम से रिएक्ट कर जाते हैं। और बाकी वालों के लिए स्पेशल हम बनाते हैं लिक्विड्स, जैसे कि गोल्ड के लिए आप जानते हैं क्या होता है, एक्वा रेजियम में डिजॉल्व होता है। सिल्वर जल्दी फल्दी रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन अगर इसको खुले में छोड़ दिया जाए तो सिल्वर सल्फाइड के कौन से कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, ज़रा बताएंगे। कॉपर में कौन से कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, ये भी ज़रा कमेंट बताएंगे। और आयरन में किस कलर की कोटिंग चढ़ती है, ये आपको बताना है कमेंट में। तो मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे हो जाएगा हमारा सोडियम, ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। आयरन में आयरन ऑक्साइड की ब्राउन लेयर चढ़ती है और उसको हम प्रिवेंट करने के लिए जो ऊपर लिखा हुआ है जिंक, इससे इसकी कोटिंग कर देते हैं, जिसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो जिंक से क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं इसकी, तो क्या होता है, रस्टिंग नहीं होती है। अब रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग होती है जो लोहे में जंग लगती है, उसको रस्टिंग बोलते हैं। और ये आते हैं आपके कोरोजन के अंडर। कोरोजन का मतलब होता है एक लेयर चढ़ जाना, जैसे कि आयरन में ब्राउन लेयर चढ़ती है। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन लेयर चढ़ती है, और इसमें सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक लेयर चढ़ जाती है। सब कोरोजन के अंडर में आएंगे, और कोरोजन किस तरह की रिएक्शन होती है बताएंगे। दूसरी चीज़ कि जो ऊपर वाला है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है नीचे वाले से, तो ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं, ये है मान लो कि एल्यूमिनियम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूं जिंक सल्फेट, तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम इसको हटा देगा यहाँ से और एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर है, जिंक नीचे है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन यही अगर मैं उल्टा ले लूँ, जैसे जिंक ले लूँ और Al2O3 इस तरह से ले लूँ, तो अब ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा इसको। क्यों? क्योंकि जिंक नीचे है, कम रिएक्टिव है, ठीक है। कोरोजन हो गया हमारा, रैंसिडिटी हो गया, ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। रैंसिडिटी मतलब वो जो वासापन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो भी होती है। बास्केटबॉल कोर्ट का शेप क्या होता है? बच निकला, ठीक है। शेप ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट क्या होता है? सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर ट्रायंगल? तो शेप होता है इसका रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। बास्केटबॉल कोर्ट का आप शेप देख सकते हैं। बास्केटबॉल में ध्यान रखना यहाँ पे, बास्केटबॉल जो बॉल होती है उसका साइज़ का नंबर क्या होता है, मतलब साइज नंबर होता है उसमें। वैसे साइज़ की अगर बात करें, जो सर्कमफेरेंस होता है ना बॉल का जो सर्कमफेरेंस होता है, यहाँ पे रेड से दिख रहा होगा, ये होप, ठीक है, वाइट से कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस की अगर बात करें तो 75 सेंटीमीटर होता है रफली, और अगर हम इंचेस में देखें तो 29.5 इंच होता है। वहीं पे अगर हम बात कर लें इसके वेट की, तो वेट हो जाता है इसका लगभग 22 ऑजेस, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, बास्केटबॉल में जो बॉल का साइज़ होता है वो 7 होता है, ध्यान रखना 7 साइज़ होता है। और बास्केटबॉल में हमने टर्म पढ़े थे, ड्रिबलिंग पढ़ा था और पिवटिंग पढ़ा था। ड्रिबल और पिवट जो होता है वो उससे एसोसिएटेड है। थोड़ा सा इसका लेंथ ध्यान में रखेंगे, ब्रेड्थ वगैरह ठीक है, 15.24 मीटर है। लेंथ ध्यान रखेंगे 28.6, लगभग 28 और 15, ठीक है, ये चलता है आपका। अगले पे आते हैं और कमेंट बताएंगे, जब बिना नेट वगैरह को छुए हुए बॉल निकल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बास्केटबॉल में? द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द डैश टू द नीलगिरीज इन द साउथ। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हमारे क्या हैं? ये है हमारे एक्सटेंशंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि जो स्विश बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार है ये, ठीक है। इसका ये वेस्टर्न मोस्ट है और ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। पहली चीज़ ये है कि जो हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू तो मैंने ड्रॉ नहीं किया। पेनिनसुलर प्लेट्यू का नर्मदा नदी के नीचे वाला हिस्सा, जिसको कि हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, जो कि इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में उसको ड्रॉ किया है। इसका जो टिल्ट है, जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, तभी यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉर्थ से साउथ में आने पर हाइट इंक्रीज होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। चाहे वो मैं ये डेक्कन प्लेट्यू की बात कर लूँ या फिर मैं वेस्टर्न घाट की बात कर लूँ, पश्चिमी घाट की, ठीक। ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो महानदी वैली से ये नीचे तक आता है आपका।
वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन कहाँ पे होता है ये बताएंगे, और महेंद्रगिरी जो कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, वैसे तो जिंदा गाड़ा इससे ऊंची है लेकिन अब महेंद्रगिरी ऑप्शन में वो देता है आपको एग्जामिनर, तो महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है। बाकी आपको पता है कि सदर्न इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, वो अनाईमुडी है 2695 मीटर। कहाँ पे है, केरल में है। दौड़ा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है, तमिलनाडु में है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें महेंद्रगिरी की तो ये 1501 मीटर है इसकी हाइट, और इसकी जो जनरल एलिवेशन है किसका, ईस्टर्न घाट का, वो 600 मीटर है, और वेस्टर्न घाट का जो जनरल एलिवेशन है वो 1200 मीटर है, ये ध्यान में रखना है। ओंग जोंग तेल महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और इसी में ही लोकेटेड है हमारा सबसे लंबा बांध भारत का, दैट इज़ हीराकुड डैम। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है कमेंट में आप बताएंगे, और कहाँ से निकलती है ये भी बताएंगे। दामोदर जो थर्ड ऑप्शन में लिखी हुई है, दामोदर ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है, दामोदर ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है, और ये हुगली खुद डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा की, तो ये गंगा नदी है, ये हुगली इससे निकल जाती है, और दामोदर इसकी जो है ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, दामोदर क्या इसकी ट्रिब्यूटरी है, और दामोदर जो है ये रिफ्ट वैली में फ़्लो होती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में ये बहती है, जिस तरह हमारी नर्मदा और तापी भी भ्रंश घाटी में बहती हैं उसी तरह। ठीक, और कुछ क्वेश्चन पूछा था, सोन निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, और वो भी एक आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा का, और सोन जहाँ से निकलती है अमरकंटक, वो किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है। द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड एज पावर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर टॉर्क। फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, तो इसको बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, मास इंटू आर स्क्वायर। ये आर क्या है, आर डिस्टेंस होती है, जैसे कि आपने विष्णु जी का वो चक्र देखा होगा। ठीक है, तो ये एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज कॉल्ड एज आर। ये जो आप यहाँ पे ले रहे हो, ये जो डिस्टेंस है ये है आपका आर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़रा बताइएगा कि विष्णु टेम्पल, विष्णु जी भगवान को कौन सा टेम्पल डेडिकेटेड है यहाँ पे, कहाँ पे, कर्नाटक में, जो होयसाल डायनेस्टी ने बनवाया था। और विष्णु जी को हम यहाँ पे मराठा जो रीजन है वहाँ पे विट्ठल भगवान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको, विट्ठल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ऑन द अर्थ फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्थ का हिस्ट्री। तो अर्थ का हिस्ट्री की अगर बात करें तो अर्थ का जन्म कब हुआ था, कमेंट में बताइए, और किसने उसको लेके थ्योरी दी थी ये भी आप बताइए। तो यहाँ पे होयसाल की अगर बात करें तो कर्नाटक में हालेबीडु और हालेबीडु में बनाया गया था होयसालेश्वर टेम्पल और चेन्नाकेशव टेम्पल, जो कि स्टार शेप्ड टेम्पल है। तो वो आपके किस में थे, वो आपके विष्णु भगवान जी को डेडिकेटेड थे। कृष्ण देव राय ने भी बनाया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो चेन्नाकेशव टेम्पल हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा विष्णु जी को। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक लैपलेस थ्योरी दी गई थी। सबसे पहले तो किसने, इमैनुअल कांट जो कि जर्मन फिलोसोफर है, उन्होंने एक ये इस थ्योरी को प्रपाउंड किया था कि किस तरह से रोटेटिंग क्लाउड होता है डस्ट और गैसेस का, जिसको कि हम नेबुला बोलते हैं। और वो नेबुला इतना जोर का रोटेट किया कि जो हल्की गैसेस थी वो जैसे हाइड्रोजन और हीलियम वो सेंटर में आ गई, जिससे कि सन बन गया एट द सेंटर, और बाकी के 8 प्लैनेट ऐसे फॉर्म हो गए। और किसने बताया था सबसे पहले कि इस तरह से 8 प्लैनेट सन एट द सेंटर रोटेट करते हैं, जिसको हम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं। जरा बताइए, सी से नाम उनका स्टार्ट होता है, तो नेबुलर लैपलेस थ्योरी बोलते हैं। लैपलेस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 1796 में इसमें जो हमारे पीर लैपलेस थे उन्होंने इसमें फर्दर एड ऑन किए, और इन्होंने ही बताया था कि किस तरह से जो हमारी अर्थ का जन्म हुआ था वो रफली 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये हमारी अर्थ बनी थी, और इसमें जो लाइफ एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुई वो रफली 3.8 बिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट हुई। तो अगर इसमें थोड़ी सी गणित लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि 80% के समथिंग निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे पहला जो यहाँ पे लाइफ फॉर्म था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। और ज़रा ये रिकॉल करिए, ये तो होगा अर्थ जब बनी थी, तो इसके बाद अर्थ में क्या हुआ था, एटमॉस्फेयर बना था अर्थ के अराउंड। तो एटमॉस्फेयर में जो आउटपोरिंग ऑफ गैसेज होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, और जो साइंटिस्ट का नाम मैंने पूछा था वो कॉपरनिकस है। ठीक है, और ये कमेंट बताएंगे कि किसने बिग बैंग थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, और ये बिग बैंग थ्योरी किससे एसोसिएटेड है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको पता है इज़ अ बिगर लॉट बिगर दैन दी सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को लेके थ्योरी है जो ये अभी हमने देखी नेबुला लैपलेस। और बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स तो पहले बना होगा तब हमारा सोलर सिस्टम बना होगा, लेकिन बिग बैंग थ्योरी बाद में दी गई थी किसके लैपलेस थ्योरी के, और ये दी थी लेमाइटर ने। ठीक है, लेमाइटर ने ये थ्योरी दी थी। यहाँ पे क्या सवाल पूछा था मैंने,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या पूछा था, माइक्रो बैक्टीरिया, हाँ वो मैंने पूछा था। आउट पोरिंग ऑफ गैसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको डिगैसिंग बोलते हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस थी एवोल्यूशन की एटमॉस्फेयर की। पहला तो था कि जो हमारी एग्जिस्टिंग गैसेस थी हाइड्रोजन और हीलियम, वो स्ट्राइप ऑफ हो गई थी फ्रॉम दी सोलर विंड्स, देन डिगैसिंग हुई थी। और तीसरा स्टेज था जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारा जो प्रेजेंट में जो एटमॉस्फेयर है वो बनना स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। In ball badminton, players exchange the ends in each game when a side first scores all of the following except 18, 11, 27, 9। ये मैं जीके का क्वेश्चन कम रीजनिंग का ज़्यादा कहूँगा, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा। तो बॉल बैडमिंटन क्या होता है, तो बैडमिंटन में आपने देखी होगी एक रैकेट होता है, बल्ला, और एक होती चिड़िया, इस तरह से। तो बॉल बैडमिंटन में क्या होती है, चिड़िया की जगह कौवा होता है, ये है कौवा। तो बॉल बैडमिंटन ध्यान रखना, पूछता है किस कलर की बॉल होती है बॉल बैडमिंटन में। तो बॉल बैडमिंटन ये इंडिया में ही जन्मा है खेल, और इसकी जो बॉल होती है वो कैसी होती है, येलो कलर की होती है। ठीक है, 9 के मल्टीपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 आंसर भी 11। अगला क्वेश्चन है, और ज़रा कमेंट में बताएंगे कि आप तुम्हें बता ही देते हैं, नहीं तुम पता तो तुम्हें चल ही जाएगा। ये मैंने कल रखा था, आज में था कि नहीं था, या फिर कल वाले में होगा, रखूँगा मैं इसको। ऑल इंग्लैंड जो चैम्पियनशिप होती है वो बैडमिंटन से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, और एक ज़रा नाम बता देना। ठीक है, यहाँ पे कोई उबेर कप मत लिखे और ना ही थॉमस कप लिखे। थॉमस कप और उबेर कप के अलावा ज़रा कमेंट में बताएंगे कि एक और बैडमिंटन का आपका कौन सा होता है। ठीक है, टूर्नामेंट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक और एक चीज़ और बताओ कि जो बैडमिंटन में बीच में नेट लगा होता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, सेंटर पे कितनी ऊंचाई होती है। ठीक है, यहाँ पे कोने में थोड़ा सा ज़्यादा होता है 5.1 इंच, और यहाँ ध्यान रखना सेंटर में होता है 5 इंच। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शंस ऑन अ लाइफ जर्नी। मोहम्मद अली, जेक ला मोट्टा, रॉबर्ट ड्यूरैन, या फिर U.J. बुलार्ड। तो कौन है, तो ये है उन्हीं की जिनकी, हाँ नारंग कप सही है, प्रकाश पादुकोण ने जीता था, बिल्कुल प्रशांत तिवारी। प्रकाश पादुकोण जो दीपिका पादुकोण के फादर हैं, जिन्होंने लक्ष्य सेन को अकम्पनी किया था, क्योंकि वो उन्हीं की एकेडमी में ही बचपन से खेलते रहे हैं, प्रकाश पादुकोण एकेडमी जो कि उत्तराखंड में है। तो वो पहले विनर थे, पहले इंडियन थे जिन्होंने इसको जीता था, इंग्लैंड वाली को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सोल ऑफ बटरफ्लाई मोहम्मद अली की, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। ज़रा उनकी बताएंगे माइक टाइसन की, क्योंकि वो भी तो एक बॉक्सर ही थे। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। और यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है किसकी, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है टाइसन की। ठीक है, ट्रूथ एंड टाइसन, माइक टाइसन। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री डू द विदास traditional forest dwellers who foraged, hunted and lived in close-knit groups in caves in the dense jungles? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान। तो म्यांमार से रिलेटेड मैंने कल कोई आपको चीज़ बताई थी, याद है आपको, फेस्टिवल कुछ बताया था मैंने आपको। आंसर श्रीलंका होगा। फेस्टिवल मैंने आपको बताया था काचिन मनाओ। क्या मनाओ, काचिन मनाओ। अच्छा, यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट्स है, नेशनल स्पोर्ट्स, जैसे भूटान का जरा नेशनल स्पोर्ट्स बताना और नेपाल का जरा बताना नेशनल यहाँ पे स्पोर्ट्स क्या है। तो यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है चिनकोने करके ऐसे नाम है, चिनलोने। ठीक है, चिनलोने, जिसको कि हम केन बॉल के नाम से भी जानते हैं, केन बॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, भूटान की अगर बात करेंगे तो यहाँ का है आपका आर्चरी। ठीक है, यहाँ का क्या है, आर्चरी। और नेपाल का क्या है, नेपाल का है वॉलीबॉल। ठीक है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बांग्लादेश का भी वॉलीबॉल ही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो श्रीलंका नहीं, किसका, श्रीलंका का होगा वॉलीबॉल। ठीक है, बांग्लादेश का तो कबड्डी होगा। ठीक है, और हमारा ऐसा नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, वैसे हम हॉकी बोल देते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बोल रखा है कि ये है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी है, बांग्लादेश का है कबड्डी। ठीक है, कबड्डी में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स बताइए कितने होते हैं। और अभी आपको पता है ना, कबड्डी वाली चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, साउथ कोरिया में हुई थी। और जीता किसने था, इंडिया ने जीता था। किसको हरा के जीता था, ये ईरान को हरा के जीता था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और वॉलीबॉल में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरवेंशन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री इन द मनी मार्केट
टू कीप मनी सप्लाई स्टेबल अगेंस्ट एक्सोजेनस और समटाइम्स एक्सटर्नल शॉक्स इज कॉल्ड एज तो इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। जो हमने पढ़ा था किस तरह से हॉकिश और डॉविश जो मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ी थी वही आते हैं आपके स्टेरिलाइजेशन के अंदर। 7 होते हैं, सबका सही है, ठीक है। वैसे 12 प्लेयर्स होते हैं लेकिन फील्ड में 7 ही खेलते हैं, ठीक है। हॉकिश और डॉविश, हॉकिश क्या होता है जिसको कि हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, जहाँ पे सारे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं किस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए, इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए। बीट बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF, CRR, SLR सबको बढ़ा दिया जाता है अगर हम इन्फ्लेशन को काउंटर करना चाहते हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, और डॉविश इसका उल्टा होता है। कमेंट में आप बताएंगे, मैंने आपको आई थिंक कल परसों ही बताया होगा कि कितने तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, कितने टाइप के। लाल थनवावाला holds the record for the longest serving chief minister of dash occupying the पोजीशन फॉर द 5 टर्म्स किस स्टेट के, तो ये मिज़ोरम के, जिसको कि हम मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं। सिक्किम के जो प्रेम कुमार तवांग जी हैं, ठीक है, सॉरी प्रेम कुमार तवांग बोल रहा हूँ, पवन कुमार चैमलिंग है, ठीक है। ये पवन जो कुमार चैमलिंग हैं ये लॉन्गेस्ट सर्विंग CM रह चुके हैं। वो कल मुझे याद नहीं आ रहा था, वो इन्हीं का नाम था, पवन कुमार चैमलिंग जी, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग CM रह चुके हैं। हमारे देवेंद्र जो पटनायक जी हैं वो सेकेंड लॉन्गेस्ट हैं, और थर्ड लॉन्गेस्ट रहे थे ज्योति बासु जो वेस्ट बंगाल के थे। पटनायक साहब तो आपको पता ही है, हमारे पूर्व उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। अगर ये सर्व करते तो ये बाकी मतलब फर्स्ट नंबर पे आ जाता ही है, ठीक है, सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके। और जो मिज़ोरम के थानवा वाला है ये 5th नंबर पे आते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है आउटराइट परचेज जिसमें कि सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग और बाइंग होती है, और दूसरा होता है हमारा रेपो, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। मेघालय गारो खासी जयंतिया, गारो वंगाला फेस्टिवल, खासी नोंगक्रेम फेस्टिवल, और ये बैदिन खलाम, ये कब होते हैं, मानसून के समय में होते हैं। और मेघालय में शद शुक्र फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किम के तो लोसर, है ना, लोसर, लोचार, है ना, लोसूंग, ठीक है, ये सब कहाँ के, सिक्किम के फेस्टिवल है ना। और मणिपुर के तो आप जानते ही हैं। मणिपुर के अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर से एसोसिएटेड एक तो पता होना चाहिए आपको, लोकटक लेक है यहाँ पे, यहीं पे आपका केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मणिपुर के ज़रा कुछ फेस्टिवल के नाम बता दो, यहाँ के जो फेस्टिवल कुछ सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि लई हरोबा जो होता है ये हमारा डांस भी होता है और फेस्टिवल भी होता है, ठीक है। अब लाई से रिकॉल करो, मैंने कुछ स्टोरी बताई थी कि थम्बा खम्बा करके रिलेट किया था कि थम्बा है ना, लाई है, खम्बा है। वेयर इज़ दी रिनोन्ड भटकंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो भटकंडे जी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और इनके म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ चुके हैं कि हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूज़िक है उससे एसोसिएटेड है। इन्होंने ही हमारे जो राग हैं उनको कन्वर्ट करा था थाट में, ठीक है। 7 थाट इन्होंने दिए थे राग को कन्वर्ट करके। इनका जो म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में लोकेटेड है, जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं, मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक के नाम से भी पहले जाना जाता था, मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, या फिर भटकंडे संस्कृत महाविद्यालय, लखनऊ में ही है। राग को थाट में इन्होंने कन्वर्ट किया था, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से बिलोंग करते हैं। हु इज़ द इंडियन बैट्समैन आफ्टर हुम द रणजी ट्रॉफी इज़ नेम्ड, तो रणजी ट्रॉफी ये है रंजीत सिन्हा जी, ठीक है। प्रिंस हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटेन की तरफ से खेलते थे, रंजीत सिन्हा जी, ठीक है। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा दिलीप ट्रॉफी का, वो भी थे दिलीप सिन्हा जी, ठीक है, एक वो भी प्रिंस थे। देवधर ट्रॉफी भी इसी से एसोसिएटेड है हमारी। ऐसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी हमारी एसोसिएटेड है ना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दिलीप, देवधर, सैयद मुश्ताक अली, रंजीत, ईरानी, ठीक है, ईरानी ZR ईरानी करके थे, ZR ईरानी, उनके नाम पे ही ईरानी ट्रॉफी। अगला है हमारा, एंड दैट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहद कथा कोश, तो बृहद कथा कोश के ऑथर कौन हैं, ये हैं समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट हरिसेन, जिन्होंने कौन सी पोस्ट हेल्ड नहीं करी थी, तो वो थी नगर श्रेष्ठी की पोस्ट, ये पोस्ट इन्होंने होल्ड नहीं करी थी। बाकी जो हमने देखा था कुमार अमर्त्य जो कि इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता था, वो पोस्ट होल्ड करी थी। महादंड नायका यानी ऑफिसर ऑफ जस्टिस वो होल्ड करी थी, और संदीप विग्राहिका ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस वो भी हरिसेन ने होल्ड करके रखी थी, ठीक। और प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने ही कंपोज किया था समुद्रगुप्त के टाइम पे। अच्छा, कमेंट में बताएंगे समहारता, या आई थिंक आज के ही उसमें आपको देखने को मिला होगा नाश्ता PDF में, समहारता और सानिधाता ये कौन होते हैं या फिर कौन होते थे मौर्य पीरियड में। अगला क्वेश्चन है 19th, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब बनता है, साथ ही साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था उससे 2 साल बाद, जब इंडिया ने सेकेंड अपना एशियन गेम्स को होस्ट किया था उसके 2 साल बना था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जब हमने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था उससे 7 साल बाद। क्लियर। तो यहाँ पे समहारता ये क्या है, ये कलेक्ट करता है रेवेन्यू को, ठीक है, कलेक्ट करता है। और सानिधाता ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता है, यानी कि जो कलेक्ट हुआ है रेवेन्यू तो उसकी देख रेख करना ये सानिधाता का काम है। क्वेश्चन नंबर 20, द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हायर व्हेन द डैश इज लेस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी, मनी इन द बैंक इन द मंडे नाइट ड्रॉ, सप्लाई ऑफ मनी। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मनी। व्हाट इज दिस वेलोसिटी? ये कुछ नीला नीला हुआ था ना अभी, देखा तुम लोगों ने? ये क्या होता है ये? ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी, तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है कि मनी कितना सर्कुलेट कर रही है। मैंने आपको पहले समझाया होगा, जैसे कि मान लो कि मैंने तुमसे कुछ खरीदा, मान लो मैंने टमाटर लेने गया, टमाटर वाले को 10 रुपये 50 रुपये दिए, वो 50 का नोट उसने हो सकता है कुछ कपड़े खरीदने का कपड़े वाले को दिया, कपड़े वाले ने हो सकता है कि उसने कुछ अपनी मशीन की खरीदारी करने का। तो मतलब इस तरह से जो सर्कुलेट करता रहता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? अब बोल रहा है कि हाई कब होगी, जब क्या लिख दिया मैंने ये, जब उसके लिए डिमांड कम होगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, समझ गए? वो कब ज़्यादा होगी, जब डिमांड फॉर मनी कम होगी। क्यों? खुद सोचो आप। ठीक है, इज़ लेस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, जितना रिक्वायर्ड है इकोनॉमी को उससे कम पैसा है, तो उतना ही पैसा ज़्यादा सर्कुलेट नहीं करेगा, आपको लगता है? अब इतना ही पैसा एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, लेकिन इससे ज़्यादा चाहिए, तो अब इसी को ही सर्कुलेट करना पड़ेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो ज़्यादा कम है पैसा तो ज़्यादा सर्कुलेट होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसी से ही एसोसिएटेड हमारी इरविन फिशर जी की थ्योरी, इसको ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इरविन फिशर जी की थ्योरी जो कि क्या बोलती है, एम, ये थिंक मैंने पहले भी आपको बताया होगा, थोड़ा सा ग्लिम्स दिया होगा। एम वी इक्वल्स टू पी टी। एम है यहाँ पे मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, वी है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, पी है आपका जनरल प्राइस लेवल, और टी है ट्रांजैक्शन। ठीक है, टी है ट्रांजैक्शन। तो इरविन फिशर जी ने ये बोला था, इन्होंने ही दिया था आपका मनी इल्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन। तो इन्होंने बोला था कि इस तरह से मनी सप्लाई को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन उसकी वजह से अगर इंक्रीज़ करेंगे आप, तो प्राइस लेवल जो है चीज़ों का वो बढ़ जाएगा। प्राइस लेवल यानी प्राइस, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तो ये इन्फ्लेशन की थ्योरी दी थी इरविन फिशर जी ने। आई से इरविन और आई से इन्फ्लेशन याद रखना। मनी इल्यूजन, धन अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जैसे मान लो आपकी आज से 5 साल पहले, या फिर आपकी मान लेते हैं कि अभी सीजल के थ्रू लगोगे 17,000 तुम्हारी सैलरी होगी। ठीक है, आज से 5 साल बाद मान लेते हैं कि तुम्हारी सैलरी 1,20,000 हो जाती है बढ़ के। ठीक है, या फिर मान लेते 1,20,000 हो जाती है आज से 5 साल बढ़ के। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपकी एक्चुअल में आप खुश हो गए कि भाई देखो 50,000 सैलरी बढ़ गई। हो सकता है जितनी चीज़ें आज 70,000 में तुम्हें खरीद लेते हो उतनी उस टाइम 5 साल बाद 1,20,000 में भी ना खरीद पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो एक्चुअल में तुम्हारी जो सैलरी वो घट गई कहीं ना कहीं। तो इसी को मनी इल्यूजन बोलते हैं, जो चीज़ होता तो है लेकिन दिखता नहीं है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वाटर, आभासी जल का अवधारणा किसने पेश किया था? तो डिफरेंट तरह के हमने वाटर पढ़े, जैसे डिस्टिल वाटर पढ़ा। कहाँ पढ़ा था कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, जरा बताओ कमेंट में। डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है, जो कि हमारा वाटर का कैसा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है कि बैड होता है। हमने हार्ड वाटर पढ़ा, ठीक है। हमने और क्या पढ़ा? हमने हैवी वाटर पढ़ा। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिजॉल्व है वाटर में। हैवी वाटर क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O। जैसे कि हमें पता है जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो 3 आइसोटोप होते हैं, तो इसमें से ड्यूटेरियम है D। और इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव होता है, जरा बताना आइसोटोप। तो ये हो गया। अब ये है वर्चुअल वाटर क्या होता है? तो वर्चुअल वाटर, जैसे कि वर्चुअल वाटर का कॉन्सेप्ट दिया था जॉन एंथनी एलन ने, जिनको इन शॉर्ट टोनी एलन के नाम से भी जानते हैं। जॉन एंथनी जो एलन जी हैं, उन्होंने बोला था कि जब कोई भी चीज़ बनती है, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मैं जैसे लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, तुमको लग रहा हो मैं इसमें बोलूँ कि इसमें पानी है। तुम जिस फ़ोन से या फिर जिस लैपटॉप से, जिस टैबलेट से अगर देख रहे हो, मैं क्या हो अगर मैं बोलूँ कि उसमें पानी है? हाँ जी, पानी है। आप जिस टेबल में रखें उसमें पानी है। कैसे पानी है? पानी, इसमें वर्चुअल वाटर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि उस चीज़ को बनाने में बहुत सारा पानी लगा होगा जो आप देख नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन उसमें पानी का बहुत यूटिलाइजेशन हुआ होगा, वो वर्चुअल वाटर है। जैसे कि जो आप सरप्राइज़ हो जाएंगे, आप गेस करिए, एक पेयर ऑफ लेदर शूज़ को बनाने के लिए कितना लीटर पानी लगता होगा? लेदर शूज़ 1 पेयर में कितना खर्चा होता होगा? गेस करिए।
डिस्टिल वाटर का pH वैल्यू 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, और इसमें से जो रेडियो एक्टिव होता है ये ट्राइटियम होता है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो इसमें और हैवी वाटर को हम एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं इन द न्यूक्लियर फिजन का जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। सर 8000 लीटर, कभी देखिएगा ज़रा लेदर किस तरह से बनाया जाता है, बड़ा वाटर इंटेंसिव है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेदर है, बाकियों भी ऐसा ही लगता है, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं लेदर शूज़ में 8000 लीटर पानी लग रहा है। तो यही है कि ये वर्चुअल वाटर कॉन्सेप्ट दिया था टोनी एलन, ठीक है, एलन याद रखना है। इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? ये डिक्लेयर किया गया था 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं इसी दिन, क्योंकि इसी दिन ही ये अनाउंस किया गया था जो आप अपने क्वेश्चन पे लिखा हुआ देख रहे हैं। ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 343 में है। और ज़रा कमेंट में आप बताएंगे कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, ये किस आर्टिकल में बोला गया था, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, ये किस आर्टिकल में बोला गया है? ये आर्टिकल नंबर 120, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, और उस और इंग्लिश को 15 साल बाद डिलीट कर देना था, और जो हमारा वो होता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो हिंदी या इंग्लिश अगर नहीं आ रही है, वो जो हमारा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको अपनी भाषा में बोलने का अधिकार वो दे सकता है, ठीक है, अपनी उसकी लोकल लैंग्वेज। और इसी में 89 ऐड कर देंगे, सॉरी 90 ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो 210 मिलेगा, जिसमें कि लैंग्वेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर दी है। कमेंट में बताएंगे कि जैसे कि हमें पता है कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होता है वो अपने हाउस में बोल सकता है, अपने हाउस में वोट भी कर सकता है, दूसरे हाउस में बोल भी सकता है, लेकिन दूसरे हाउस में वोट नहीं कर सकता है। तो जो राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं और अटॉर्नी जनरल, जो दोनों हाउसेज में बोल सकता है, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन वोट दोनों हाउस में नहीं कर सकता क्योंकि वो वहाँ का मेंबर नहीं है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? वेयर इज़ द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ लेस, जो लाख नहीं बनता है वो लाख, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में। तो गुजरात में वहीं पे लोकेटेड है जहाँ पे रिफाइनरी है, एंड दैट इज़ जामनगर। रिफाइनरी है ना जामनगर में, जैसे दिग्बोई, कहाँ पे दिग्बोई? कमेंट में बताइए। सारी रिफाइनरी मैंने आपको क्विज़ भी करवाई थी इसमें। दिग्बोई बताइए, टाटी पाका बताइए कहाँ पे लोकेटेड है? दिग्बोई टाटी पाका, तो दिग्बोई कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। टाटी पाका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। बरौनी कहाँ पे है? बरौनी आपकी बिहार में। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए कौन सी रिफाइनरी कहाँ पे है। बीना ऑयल रिफाइनरी, बीना कहाँ पे है? ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए जितनी भी रिफाइनरीज हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। असम की ओल्डेस्ट है, यस, दिग्बोई यस, हाँ, जामनगर फिट करिए। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। मैक्सिमम नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मुदुमलाई नेशनल पार्क इज इन द स्टेट ऑफ केरला, और द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्रीज इन तमिलनाडु। करिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समय देता हूँ, ध्यान से करिएगा। खासकर एक ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना, इसको ज़रा ध्यान से टर्न करिएगा इसको, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप इसमें। करें? हो गया? हो गया सभी का? इसमें पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। तो मैक्सिमम नेशनल पार्क इन इंडिया आर लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सही है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहली बार तो फैक्ट ये देख नहीं रहे। और कुछ नेशनल पार्क का नाम बता दीजिए। अब मुदुमलाई ये कहाँ पे है? मुदुमलाई केरल में ही है, मुदुमलाई केरल में। ये बात गलत है, क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। इसी तरह जरा कमेंट बताएंगे कि जो अन्नामलाई जो आपका नेशनल पार्क है वो कहाँ पे, तो वो भी आपका कहाँ पे पड़ेगा? अन्नामलाई, ये भी आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। और अन्नामलाई एक बीजेपी के उभरते हुए सितारे भी हैं तमिलनाडु में, है ना, आपने देखा होगा, पूर्व IPS ऑफिसर। तो अन्नामलाई ये भी तमिलनाडु में, और ये नीलगिरी ताहर के लिए फेमस है, जो तमिलनाडु का तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्रीज लोकेटेड इन तमिलनाडु। अब इसमें कन्फ्यूजन इसलिए हुआ होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा जम्मू कश्मीर, कुछ लोगों को लग रहा होगा गोवा। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, तो जो सलीम अली है, ध्यान से सुनिएगा, सलीम अली जी का जो नेशनल पार्क है, अली साहब का जम्मू कश्मीर में रहते हैं। चिड़िया उड़ाते थे ये गोवा में जाके, ठीक है, चिड़िया उड़ाते थे ये गोवा में जाके। इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। ये बर्ड वाला जो सेंटर है ऑर्निथोलॉजी वाला, ये कहाँ पे? गोवा में उड़ाते थे जाके। और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, बिल्कुल पक्षी वैज्ञानिक है। तो और ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड नेचुरल हिस्ट्री।
हिस्ट्री पढ़ते तो जाके तमिलनाडु में ध्यान रख लेना है कि अगर ऑर्निथोलॉजी के साथ हिस्ट्री जोड़ देंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा सही होगा और दूसरा वाला गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अनामलाई भी तमिलनाडु में है। और एक चीज़ ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है, जैसे हमारे रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का जो कॉलेज है, ठीक है, और एक तो है हमारा रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट है ऑफ फिजिकल स्पोर्ट है, ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल स्पोर्ट्स है, इस तरह से कुछ है, फिजिकल एजुकेशन ऐसा कुछ, रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज। तो ध्यान रखना है, कॉलेज है केरल में, का से कॉलेज और का से केरल के तिरुवनंतपुरम में, और इंस्टीट्यूट है ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसी तरह ही हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पढ़ा था कि माउंटेनियरिंग में अगर नेशनल लगा देगा तो कहाँ पे हो जाएगा जरा बताएंगे, और अगर नेहरू लगा देगा तो कहाँ पे हो जाएगा। तो अगर नेशनल लगा देगा तो दिरांग अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, और अगर नेहरू लगा देगा तो उत्तरकाशी में हो जाएगा, ये आपका उत्तरकाशी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है शतंत्री वीणा, मीनिंग अ वीणा विद 100 स्ट्रिंग्स इज द एंशिएंट संस्कृत नेम ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। ये भी आई थिंक आज का जो लेक्चर मिला आपको नाश्ता PDF मिला था उससे आप कर सकते हैं, करिए जरा, इसको आप कर सकते हैं जो आज का आपको वो मिला था नाश्ता PDF। तान पूरा गलत है। अब शतंत्री वीणा पूछ रहा है, शतंत्री वीणा लिखा हुआ 100 स्ट्रिंग। आज ही शायद मैंने क्वेश्चन दिया आपको, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, माई लाइफ इन म्यूजिक, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, शिव कुमार शर्मा। और शिव कुमार शर्मा जी क्या बजाते थे, तुम्हारी तरह 93.5 FM नहीं, वो संतूर बजाते थे, शिव जी के भजन गाते थे, तो भजन सापोरी भी संतूर बजाते थे, है ना, भजन सापोरी हो गए, शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, ये सब संतूर बजाते थे। तो 100 स्ट्रिंग देख रहे हैं, इनके भी वही है, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, तो वो उसके संतूर की ही बात कर रहे हैं। सारंगी में पंडित राम नारायण का नाम पढ़ते हैं, राम नारायण, राम जी के बेर किसने खाए थे, मतलब सॉरी राम जी ने किसके बेर खाए थे, तो सबरी उस्ताद सबरी खान, बूंद बूंद करके खाए थे तो बुंदू खान, सरोद में आप जानते हैं अली अकबर खान हो गए, ठीक है। तो ये हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, ठीक है। थोड़े सा 2-3 क्वेश्चन और मैंने एक्स्ट्रा ले लिए हैं क्योंकि आज लास्ट लेक्चर था, तो इसलिए सोचा मैंने चलो भाई 2-3 और ले लेते हैं। विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 3 से कौन सा संशोधन संबंधित है। तो अनुच्छेद 3 बात किसकी करता है, कौन से पार्ट में आता है, तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 आता है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। और इसमें हिडन हमारे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया जो है ये स्टेट के एग्रीमेंट से नहीं बना है। इंडिया जो यूनियन है वो जो फेडरेशन, अगर हम बात करें इंडिया में क्यों फेडरेशन वर्ड को यहाँ पे आर्टिकल 1 में यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया जो है इनकी तरह स्टेट के USA की तरह स्टेट के एग्रीमेंट से नहीं बना है। दैट मीन्स स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। अगर कल को कोई स्टेट तमिलनाडु मान लो कि वो बोलना चाहे कि हमें अलग होना है भारत से, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है, पावर ही नहीं उसके पास। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। और जो थर्ड वाला है ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अंतर क्या होता है दोनों में, आर्टिकल 2 में अगर मान लो हमें कोई फॉरेन टेरिटरी ऑक्यूपाई करनी है, जैसे पीओके तो खैर भारत का हिस्सा है, मान लो पाकिस्तान का कोई हिस्सा, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वो भारत में लेना है, या बांग्लादेश का कोई हिस्सा ले लेना है भारत में, ठीक है, या फिर उनका मन होगा कि लो भाई ले लो हमसे ले लो, या फिर भारत कुछ मिलिट्री उसके थ्रू ले लेता है, तो उसका काम आर्टिकल 2 देखेगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट,
ठीक है, या फिर एक तरह से एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट हम बोल सकते हैं कि कोई नए स्टेट को एडमिट करना है इंडियन यूनियन में। और जो थर्ड वाला आर्टिकल है ये बात करता है जो एग्जिस्टिंग स्टेट है ना, जो अभी मौजूदा समय में एग्जिस्ट कर रहा है भारत में, भारत का हिस्सा है, उसमें अगर आपको कोई चेंज करना है, जैसे कि उसके एरिया को चेंज कर देना है, उसकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर दिया आपने करना है, या उसके नाम को चेंज करना है, उसके नेम को चेंज करना है, ये सारे काम आर्टिकल 3 देखेगा। और आर्टिकल 4 ये बोलता है कि जो आप आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो चेंजेस करोगे, दे शैल नॉट बी डेल्ट एज अमेंडमेंट, यानी उनको संशोधन माना ही नहीं जाएगा अनुच्छेद नंबर 368 के तहत। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट किस देश से लिए थे, जरा बताएंगे। 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि आपने साधारण बहुमत से कर दिया, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी से आपने कर दिया। दूसरा होता है कि आपने स्पेशल मेजॉरिटी से कर दिया। और तीसरा होता है कि आपने स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, यानी कि एटलीस्ट आधे स्टेटों राज्यों से आपने सहमति। सिर्फ इन दोनों को ही आर्टिकल 368 के तहत, जिसमें कि अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, अमेंडमेंट डील किया जाता है। इसको हम आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं करते हैं। तो आर्टिकल 368 के तहत सिर्फ 2 तरह के अमेंडमेंट आते हैं, ना कि 3 तरह के, ठीक है। तो क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से होते हैं इसलिए इनको अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 डील नहीं किया जाता है। और फिफ्थ अमेंडमेंट आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। फिफ्थ अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को एम्पावर किया था कि वो एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि अपने व्यूज़ बताने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मतलब इसका ये है कि आर्टिकल 2-3 के तहत जो भी अमेंडमेंट होंगे, जिनको कि आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं किया जाएगा कि सिंपल मेजोरिटी से होगा, तो ये सिंपल मेजोरिटी कहाँ पे चाहिए? ये काम करेगा पार्लियामेंट। देश की जो संसद है वही किसी राज्य का नाम बदल सकती है उसका। जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, ऐसे ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, झारखंड बिहार से अलग होकर बना। तो उन्होंने खुद अलग नहीं हुए, देश की संसद ने उनको अलग किया, पार्लियामेंट ने अलग किया, सिंपल मेजोरिटी से किया, ठीक है। लेकिन इस तरह का जब कोई बिल आता है पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट का काम होता है कि उस स्टेट में वो बिल भेजेगा राज्य में, और उनसे उनके व्यूज़ लेगा कि भाई तुम भी अपना ओपिनियन दे दो। वो उस बिल में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्यूज़ दे सकते हैं अपने कि अपने कुछ राय देनी है तो दे दो, अगर पार्लियामेंट को ठीक लगेगा तो वो इनकैप्सुलेट कर लेगा। ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन और एबॉलिशन भी होता है। किस अंडर के आर्टिकल के अंडर आता है? वो आर्टिकल 169, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम ओवर रेट पर आवर इन अ टेस्ट मैच? कितना मिनिमम ओवर रेट होता है? ये होता है आपका 15 ओवर्स पर आवर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2। और मिनिमम कितने ओवर्स फेंके जाने ज़रूरी होते हैं? 90 ओवर्स इन अ टेस्ट मैच। और कमेंट बताएंगे कितने टोटल नंबर ऑफ ओवर्स के बाद कोई भी बॉलर एक नई बॉल को डिमांड कर सकता है कि भाई अब मुझे नई बॉल दी जानी चाहिए, ठीक है, कितने ओवर्स के बाद। तो ध्यान रखना, जो फील्डिंग साइड है वो 80 ओवर के बाद, 80 ओवर्स के बाद नई बॉल को डिमांड कर सकता है, ठीक है, अगर उसको नई बॉल चाहिए। और जो भी यहाँ पे मैं फैक्ट बता रहा हूँ उसको बस सुनते रहना ध्यान से। कोई भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अपने मन मर्जी से नहीं बताता हूँ कि भाई चलो ये अच्छा लग रहा है तो बता देते हैं, ठीक है, आया हुआ है तभी। विच एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाई द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? तो जैसे मान लो कि आज $1 में आता है 80 रुपये, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब ये $1 मान लेते हैं, ये इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट, ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। कि $1 में किसी भी करेंसी से हम जब खुद की अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट 2 तरह का हो सकता है, फ्लोटिंग या फिर फिक्स्ड। कैसे? अगर अपने आप चेंज हो रहा है, मार्केट की फोर्सेस जो डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं उसकी वजह से अपने आप चीज़ें अपने आप तैर रही हैं तो फ्लोटिंग। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिक्स कर रही है, अपने आप से उसको फिक्स कर रही है, तो उसको फिक्स्ड बोलते हैं। जैसे कि $1 80 रुपये आ रहा है, मान लेते हैं 85 रुपये हो गया। अगर गवर्नमेंट ने इसमें बिना इंटरवीन किए अपने आप ये हो गया तो फ्लोटिंग, और अगर इंटरवीन किया है तो उसको बोलेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसी को बोलते हैं करेंसी का डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, ठीक है, डीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, और या फिर डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन, ठीक। देखो समझो, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब अपने आप चीज़ें हो जाएं। डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब कंट्री की सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से, जो भी बता रहा था ना, यानी फिक्स्ड वाला अगर माहौल हो रहा है तो डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, और अगर अपने आप हो रहा है तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। ये है क्या? डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन।
अभी मैंने तुम्हें बताया $1 में 80 रुपये मिल रहे थे, अभी $1 में 85 रुपये मिल रहे हैं। करेंसी क्या हो गई? डोमेस्टिक करेंसी यानी हमारी भारत की करेंसी एप्रीशिएट हो गई या डेप्रीशिएट हो गई? तो ध्यान रखना, डेप्रीशिएट हो गई, 80 से 85 हो गई, तो मत ये समझना कि उसकी वैल्यू बढ़ गई, घट गई उसकी वैल्यू। पहले $1 में 80 रुपये मिलते थे, अब $1 में 85 रुपये मिल जाते हैं, यानी उसकी कीमत घट गई। जो ज़्यादा अवेलेबल होता है उसकी कीमत कम होती है, तुम्हें भी पता है, ठीक है। जो ज़्यादा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम होती है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कम हो गई है, तभी $1 में अब ज़्यादा मिलने लगा है। तो डोमेस्टिक जो करेंसी है, हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रीसिएट कर गई। अगर अपने आप हो गई मार्केट फोर्सेस के ऐसे, तो डेप्रीसिएशन। अगर उसको किया गया जानबूझ के, जो कि चाइना अक्सर करता रहता है, वो उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। क्यों किया जाता है यूजुअली डिवैल्यूएशन? ये किया जाता है डिवैल्यूएशन एक्सपोर्टर्स यानी निर्यातकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है डिप्रिसिएशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब पे जैसे, वैसे तो मैं उतनी ऐड वगैरह नहीं चलाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आता ही है, जो पुरानी वीडियोज़ और जिनमें भी अगर ऐड वगैरह चल रहे हैं तो उनसे थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है जो भी, तो वो रेवेन्यू डॉलर्स के फॉर्म में बनता रहता है, और वो फिर आई थिंक 23 या 24 तारीख को आता है बैंक अकाउंट में। तो उसमें फॉरेक्स वगैरह के थ्रू आता है, और उसमें लिखा रहता है कि भाई इस एक्सचेंज रेट के थ्रू आपको ये पैसा मिला है। तो खुद ही सोचो, अगर मान लो मैंने $100 कमाए, तो यानी मैंने 8,000 रुपये कमाए, ठीक है। सोचो अगर भाई 85 रुपये का एक्सचेंज रेट चल रहा होता तो मैं 85,000 रुपये कमाता, यानी मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और क्योंकि डेप्रिशिएट कर गई करेंसी, इस वजह से मैंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा अपने आप एक्स्ट्रा अर्न कर लिया। सोचो 75 हो जाए, तो मैंने मेहनत उतनी ही करी, लेकिन मेरी 5,000, तो ठीक है, इसका उल्टा इंपोर्टर्स के लिए होगा, ठीक है, डिप्रिसिएशन में। वाई इज द 6-मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड अ पायरेनो स्ट्रक्चर? तो जो 6-मेंबर्ड ये होता है, इसको पायरेनो स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो, हाँ, स्विफ्ट कोड से आता है, पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है, 21 दिन है पैसा डबल। सर ये ना इंसाफ़ी है, हमारे अकाउंट में कुछ आना चाहिए, हम देखते हैं वीडियो। बोलते हैं यूट्यूब को भाई सबके खाते में भेजो, सबके खाते में जितना आता है ना, तो मुश्किल से जितने लोग हो तुम लोग, 2-3 रुपये आएगा मुश्किल से, ठीक है, इतने में तो चलो। तो यहाँ पे क्या होता है पायरेनोस? तो पायरेनो जो पायरेन होता है वो साइक्लिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विद ऑक्सीजन एटम एंड 5 एटम्स इन दी कार्बन एटम्स इन दी रिंग, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखिए, इनको बोलते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हीट्रोसाइक्लिक वो होते हैं, जैसे ये बेंजीन है, पूरा कार्बन 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 है, तो अगर इसी में कार्बन को हटा के कोई दूसरा एलिमेंट लगा दूँ तो साइक्लिक हो जाता है। सल्फर लगा दिया, इसका नाम पड़ जाएगा ऐसे थायोफीन, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पायरेन, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन रिंग्स। तो ये है आपका ये पायरेन, ठीक है। ये होगा आपका फ्यूरेन होगा ये, क्योंकि इसमें 4 है ना, 4 कार्बन है, 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ये हो जाएगा फ्यूरेन, और ये हो जाएगा पायरेन, ये हो जाएगा पेरिडीन, और ये हो जाएगा पायरोल, ठीक है। पेरिडीन और पायरोल, ध्यान रखना ये। जिस भी नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन लगा होता है उसको प्राइमरी अमीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी अमीन के नाम से जानते हैं। अमीन मतलब नाइट्रोजन लगा हुआ है, अमीनो एसिड याद करो, है ना, जब आते हैं हमारे इसके, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी, प्रोटीन के जब वो होता है ना, प्रोटीन जब टूटता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन? अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृति से आप क्या समझते हैं? तो सर मैम, डीएनए रेप्लिकेशन मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से जब एक सेल डिवाइड होता है, तो उस सेल जब डिवाइड होता है तो उसकी डॉटर सेल बनती हैं। माइटोसिस में 2 बनती है और मियोसिस में 4 बनती है, हमने देखा था। और माइटोसिस में कैसी सेल होती है डॉटर सेल? डाइप्लॉइड होती है, डाइप्लॉइड। और मियोसिस में हैप्लॉइड होती है। कल डाइप्लॉइड हैप्लॉइड सब देखे थे हम लोग, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। ज़रा कॉमेंट में मुझे ये बताना कि डाइप्लॉइड में क्या देखने को मिलता है, मतलब वो जो हमने देखा था मेंडल जी का, कौन सा वो थ्योरी हम लोगों ने देखा था डाइप्लॉइड में और हैप्लॉइड में, दोनों बताइएगा। एक तो होता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, किसमें? हैप्लॉइड में। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है डाइप्लॉइड में। याद आ रहा है आपको? तो वो चीज़ ध्यान रखना, पूछेगा आपके सीजीएल एग्जाम में। डीएनए रेप्लिकेशन यानी जब सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवीजन में की डिफरेंट फेजेस हम पढ़ चुके हैं। G1 फेज से स्टार्ट होता है, देन S फेज पे जाता है, देन G2 फेज पे जाता है, देन M फेज पे आता है। M फेज, G1 वो फेज होता है जहाँ सेल ग्रोथ होती है, सेल बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। डीएनए जो अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो सिंथेसाइज होना स्टार्ट होता है और रेप्लिकेट्स होना स्टार्ट होता है। इसी को ही हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस
और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जब डॉटर सेल्स हैं उनको भी डीएनए दिया जाएगा तो वो डीएनए रेप्लिकेशन से दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एंजाइम्स पढ़ाए थे अभी 2 क्लास पहले ही, उनके नाम बताना जरा, 4 बताए थे, 2 ही नाम बता दो आप, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस या फिर डीएनए रेप्लिकेशन जो इंटरफेस है। देन यहाँ होगा प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, प्रिपरेशन होगा, और ये एम फेज़ क्या है, इसमें माइटोसिस हो जाएगा। इसमें भी एम फेज़ में भी डिफरेंट सब फेजेस होती हैं, जैसे कि प्रो फेज़, मेटा फेज़, एना फेज़, टेलो फेज़। वो उतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेना प्रो स्टेजेस किस तरह से होते हैं, प्रो फेज़, देन मेटा, देन एना, देन टेलो, देन साइटोकिनेसिस। तो यहाँ पे एंजाइम्स मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। एक तो मैंने आपको हीलिकेस पढ़ाया था, जो कि क्या होता है, अनजिपिंग एंजाइम होता है, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डबल हेलिकल, तो इसको अनजिप करेगा कौन, हेलिकेस। देन इसके बाद आता है प्राइमेस, ये क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, ठीक है, इनिशिएट करेगा डीएनए रेप्लिकेशन को। ये क्या करेगा, पॉलीमरेज, इसको बोलते हैं बिल्डर, ये बिल्ड करेगा, ये इनिशिएट करेगा, वो क्या करेगा, वो अनजिप करेगा, एंड देन जो लाइगेज है ये चिपकाता है, तो ये क्या एक तरह का ग्लूअर है ये, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था हीलियोफेस, हीलियोफेस में क्या होता है, वो क्या करता है जरा बताएंगे। तो जहाँ पे एस ये देखने को मिलता है, ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जैसे नहीं लाइपेस, लाइपेस हमने पढ़ा है बाइल जूस में मिलता है हमें, क्या करता है वो, इमल्सिफिकेशन, सॉरी लाइपेस हमें देखने को मिलता है किसमें, हाँ, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है वो, ठीक है, सॉरी पैनक्रियाटिक जूस में देखने को मिलता है, वो क्या करता है, वो फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो बाइल जूस करता है, ठीक है। लाइपेज देख लो, सलाइवरी अमाइलेज देख लो, सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा में होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब एंजाइम होते हैं, जहाँ एएसएस दिखता है आपको। अब ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्या होता है, तो जब ये सेल रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड इस तरह से एग्जिस्टिंग पेरेंट से उठाया जाता है और एक नया बना लेता है डॉटर, ठीक है, समझ रहे हो, एक पेरेंट से उठाया जाएगा और एक स्ट्रैंड जो है नया बनेगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए सिंथेसिस इसी को बोलते हैं। तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव 1 पेरेंटल एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलो भाई, द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये अपने आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम और एनडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस डिप्रिसिएशन। तो भैया होता क्या है, आपको डिप्रिसिएशन जोड़ना नहीं होता है, घटाना होता है, और जब घटाते हैं ग्रॉस में से तो नेट मिलता है, ठीक है। तो ये पहली बात, इक्वेशन गलत लिखी हुई है, माइनस करते तो सही होता, प्लस नहीं करना होता है। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। तो ये क्या लिखा हुआ है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सर इस ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से अगर मुझे नेशनल में जाना है, सर नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, नेट है। डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे जाना है तो उसके लिए मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देना होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो ग्रॉस में से हम डिप्रिसिएशन को घटाते हैं तो नेट मिल जाता है हमें, और अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो डोमेस्टिक्स में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एनएफआईए जोड़ते हैं, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, और हमें मिल जाता है नेशनल। बड़ा आसान होता है अगर आप एक बार समझ गए तो, ठीक है, जो हम पहले समझ चुके हैं। क्लियर ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू प्राइस, ये कुछ लॉजिकल इक्वेशन नहीं है। बाकी आपको नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं जरा कमेंट में आप बता देंगे। बाकी तो यार सारी चीज़ें आपको पता ही है, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम में क्या ऐड करते हैं, इनकम विच इज़ रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट, क्या घटाते हैं, इनकम विच इज़ अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, जैसे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, और क्या और घटा देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस घटा देते हैं, ठीक है। मेथड होते हैं 3, कौन कौन से, वैलिडेड मेथड जिसको कि हम प्रोडक्ट मेथड या फिर आउटपुट मेथड बोलते हैं, दूसरा होता है इनकम मेथड, और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती, पर्सनल इनकम से, पर्सनल इनकम में आप टैक्सेस वगैरह हटा दो तो पर्सनल डिस्पोजेबल यानी कि जो प्रयोग आया है वो मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन बता लेने दो, उसके बाद खत्म है आपका लेक्चर। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स बाय डिसॉल्विंग देम इन अ सूटेबल हॉट सॉल्वेंट एंड देन लोअरिंग द टेम्परेचर, क्योंकि ये समझाने वाले हैं। अब देखो मैं आपको करवा तो सकता हूँ यार उसमें नाश्ता पीडीएफ में, लेकिन आप खुद सोचो अगर मैं आपको ये नाश्ता पीडीएफ में देता,
ठीक है, तो आपको समझ में आ जाता है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें समझाना है। ये आपको ना समझ में आता तो फिर आप किससे पूछते हैं? तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रख लिए हैं जो समझाने वाले थे, बाकी तो वन लाइनर टाइप आपको मैं नाश्ता PDF में देता ही रहूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको क्या करेंगे, सप्लीमेंट करते रहेंगे अब। ठीक है, जो भी आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम टोटल 40 लेक्चर करने वाले थे, तो ऑब्वियस आप ये मान लो कि 30 लेक्चर सफिशिएंट है। जो भी 30 लेक्चर करके जाएगा, आप आराम से हंसते हंसते पेपर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए। तो आंसर होगा इसका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो, जब भी दो मिक्सचर को सेपरेट करना होता है तो हमें देखना होता है वो किस तरह के मिक्सचर हैं। अगर उसमें से एक वॉलेटाइल नेचर का है, वॉलेटाइल का मतलब है कि उस वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि वो सबलाइम है। वॉलेटाइल से मेरा मतलब है वो सबलाइम, मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। सबलाइम कंपाउंड क्या होता है? जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कपूर, जो कैम्फर होता है हमारा, कपूर होता है, कॉमा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये सब क्या होते हैं? सबलाइम कंपाउंड होते हैं, नहीं डायरेक्टली आपके ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। अब होता क्या है कि ये तो हो गया हमारा सब्लिमेशन। तो अगर मान लेते हैं दो मिक्सचर है, उसमें से कैम्फर है एक, या फिर अमोनियम क्लोराइड एंड एक सबलाइम कंपाउंड है, तो हम सब्लिमेशन का यूज़ कर लेंगे। अब मान लेते हैं मिसिबल लिक्विड है, दो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल का मतलब क्या हो गया? दोनों आपस में घुल नहीं रहे हैं। जैसे उदाहरण दे दो तुम, दो ऐसे कौन से लिक्विड होते हैं जो आपस में घुलते नहीं है? पानी और तेल, पानी और तेल, है ना। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं सेपरेटिंग फनल, बड़ी आसानी से वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेटिंग फनल। अगर मान लेते हैं दो मिसिबल हैं, यानी कि दो आपस में घुल जाता है, हमें नहीं दिखता है कि ये कौन सा लिक्विड है, तो उसके लिए हम दो मेथड हैं हमारे, डिस्टिलेशन है और एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आणविक आसवन। वो है आसवन और ये है आपका आणविक आसवन। अब अगर मान लो कि दो ऐसे लिक्विड हैं जो मिसिबल हैं, घुल गए हैं, समझ नहीं आ रहा, लेकिन उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, जो BP का डिफरेंस है, इट इज़ ग्रेटर दैन 20 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में हम डिस्टिलेशन का यूज़ कर लेंगे। लेकिन वो दोनों लिक्विड हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एसीटोन एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सॉलिड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिस्टिलेशन किया, क्रिस्टलाइजेशन किया, सॉल्युबल सॉलिड बाय डिसॉल्विंग देम इन अ सॉल्युबल हॉट सॉलिड लोअरिंग द टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, लेक्चर होता है हम लोग का ख़त्म, एंड नोट्स आपको पता ही है कहाँ से मिलेंगे, PYQ पार्ट 4 PDF कोर्स से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के यहाँ पे होती हैं ख़त्म, एंड ठीक है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है। बाकी मिलते हैं कल एट दी सेम टाइम, और 9:30 बजे मिलेंगे। और कुछ लोग FRB चिल्ला रहे थे, तो भाई मैं FRB इसीलिए मैंने केमिस्ट्री सबसे पहले रखा हुआ है कि केमिस्ट्री में मैं भाई करवाना तो मुझे है। अब मैं कल वो लेक्चर भी लूँ, FRB भी करवाऊँ, तो तुम्हारे लिए ही सिरदर्दी बढ़ेगी। मुझे तो क्या, मैं करवा दूँगा करवाने को, FRB भी करवा दूँगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए वो बढ़ेगा ना लोड, जबकि कंटेंट तो सेम ही है ना। तो कल मिलते हैं सुबह 9:30 बजे, केमिस्ट्री करेंगे। कल से हमारे 1 शॉट्स शुरू हो रहे हैं, आहुति देते हैं, कल से शुरू करते हैं आहुति देना, और केमिस्ट्री करेंगे। मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया। तो केमिस्ट्री के बाद पॉलिटी होगा एक दिन छोड़ के, फिर एक दिन छोड़ के ज्योग्राफी होगा, एक दिन छोड़ के करंट अफेयर्स होगा का सेकंड लेक्चर। करंट अफेयर का जो सेकंड लेक्चर होगा ना, वो फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा लोग आ जाओगे, वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। वो जब करोगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनके आने के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है मेरे हिसाब से, जो सेकंड लेक्चर होगा करंट अफेयर का। तो कुछ भी मिस कर देना, लेकिन वो सेकंड लेक्चर मिस करना करंट अफेयर्स का, ठीक है। और उसके बाद फिर हिस्ट्री हम लोग का, देन बैक टू बैक हम इकोनॉमिक्स और वो सब करेंगे। तो टारगेट हमारा कि हम सितंबर से पहले ही, यानी कि अगस्त में ही 30 अगस्त तक सब कुछ रैप अप कर देंगे, ठीक है। हाँ चलो, तो बहुत बहुत यार थैंक यू। तो सभी लोग आप जुड़े इस PYQ सीरीज़ में, और अब क्या बताएं यार, इमोशनल हो गए हम तो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिक्कत है? 9 में कुछ प्रॉब्लम है क्या?
टॉर्क इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक। ये टॉर्क फोर्स की बात कर रहा है ना, तो अगर अगर फोर्स की बात करें तो टॉर्क आंसर होगा, ठीक है। टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी टॉर्क से ही रिलेटेड होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। टॉर्क होता है कि जैसे कि हम जैसे बॉटल नहीं, जैसे ढक्कन ओपन करते हैं बॉटल का, ठीक है, तो उसमें हम वो जो फोर्स लगाते हैं एंगुलर फोर्स, उसको टॉर्क बोलते हैं। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो होता है कितना, एक तरह से कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट है एक डिज़ायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन को अचीव करने के लिए। कितना एंगुलर एक्सेलरेशन हमें अगर इतना चाहिए तो कितना टॉर्क नीड है, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज फोर्स है, ठीक है। मैंने भी वो फ्लो में ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। पावर की एसआई यूनिट जरा कमेंट बता देना कितनी होती है। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है ना, और पावर इज़ वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। और ठीक है, और पावर्स की यूनिट हॉर्स पावर भी होती है, हॉर्स पावर, ठीक है। और एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये बताइए कि जो हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये क्या होता है, किलो वॉट आवर। और 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं, जल्दी से कमेंट में बता दो। थैंक यू भाई सभी को। निधि खड़क सिंह, 36,000 श्योर हो? हाँ, 5 फीट क्या इंच है क्या? अच्छा, उसमें बैडमिंटन वाले में इंच बोल दिए थे क्या? कहाँ बॉल बैडमिंटन वाला? अरे हाँ यार, ये इंच थोड़ी 5 इंच थोड़ी ना होगा यार, 5 फीट होगा वो, ठीक है। 5 फीट, और यहाँ पे 5 फीट 1 इंच होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई, तो आप लोगों से इस 30 लेक्चर की जर्नी में बहुत अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं कल, जर्नी भी ख़त्म नहीं हुई है। भाई 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। जो लोग 3600 जूल लिख रहे हैं गलत हैं, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा 1 किलो वॉट आवर में। हिंदी में मिलेगा, सब कुछ रहेगा हिंदी। फेयरवेल स्पीच, स्पीच यार देना आता नहीं है। स्कूल में भी स्पीच वगैरह में क्या रहते थे ना, सबसे पीछे ही रहते थे। अच्छा, तो टिकट ठीक है, ख़त्म कर रहा। ठीक 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 ठीक, रखो। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, है ना। कुछ इमरजेंसी वर्क है।